बहन जी जाटव हैं और प्रकाश चौटाला जाट हैं, तो जाट जाटव गठबंधन एक इधर भी हुआ है। उसी फैमिली में दुष्यंत चौटाला जाट हैं, चंद्रशेखर आजाद जाटव हैं, तो उधर भी जाट जाटव गठबंधन है। तो जाट जाटव गठबंधन जो दो गठबंधन जाट जाटवों का है, तो कितना अफेक्ट करेगा भाजपा और कांग्रेस को, ये तो 5 तारीख का वेट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि न जाट दुष्यंत चौटाला के साथ इस समय है, ना वो प्रकाश चौटाला के साथ हैं। वो तो 100% पोलराइज हो गए कांग्रेस की तरफ। डेवलपमेंट, एमएसपी, बेरोजगारी, इन सारे मसलों पे हरियाणा में भाजपा बुरी तरह से पिछड़ रही है। कांग्रेस की जो कल मैनिफेस्टो आया है उसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ओपीएस है, एक इंपॉर्टेंट बात फसलों की लीगल गारंटी है। बाकी पेंशन वेंशन की बढ़ोतरी तो नॉर्मल उन्होंने कहा ही है। नौकरियों में कहा है कि जो पोस्टें खाली है हम भरेंगे। ये तमाम घोषणाएं उन्होंने करी हैं। 2.5-3 लाख, 3.5 लाख, जो भी 2 लाख 2.5 लाख पोस्टें खाली है उसको भरेंगे। मेरा ये मानना है कि लड़ाई क्लियर कट कांग्रेस बीजेपी के बीच है। कांग्रेस का अपर हैंड है, इसमें कोई शक नहीं है। दलित वोटर जो है वो कांग्रेस के साथ जा रहा है। दलित वोटर तो थोड़ा बहुत बीएसपी और चंद्रशेखर अगर तोड़ेंगे भी तो उसका लाभ ऑटोमेटिक है कि आप जानते हैं कि जो कांग्रेस की तरफ जाता हुआ वोट अगर टूटेगा तो उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा, जो भाजपा चाहती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2%, 2.5% वोट से ज्यादा इनकी हैसियत है। रिजल्ट आ जाने दीजिए, रिजल्ट के समय में पता चल जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव इलेक्शन 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को इलेक्शन होगा और 8 को रिजल्ट की घोषणा होगी। छोटा सा राज्य है, 90 विधानसभा सीटों वाला राज्य। लेकिन दिलचस्प यह है कि चुनाव मल्टी कॉर्नर हो रहा है। चौटाला परिवार राजनीतिक रूप से एक समय बहुत सशक्त परिवार, दो फांक, 2 दल। एक का अलायंस बीएसपी के साथ है यानी मायावती के साथ, और दूसरा का अलायंस एएसपी के साथ यानी चंद्रशेखर आजाद के साथ। कांग्रेस के अंदर कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। शैलजा और हुड्डा ग्रुप का जो अनबन है वो आए दिन सोशल मीडिया पर दिखता रहता है। बीजेपी लड़ेगी ही लड़ेगी और आम आदमी पार्टी भी मैदान में होगा। मल्टी कॉर्नर इलेक्शन, कौन मारेगा बाजी ये तो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल वहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से घोषणा पत्र जारी कर दिए। क्या है इसका प्रभाव और हरियाणा चुनाव में किस तरह का खेल होगा, चर्चा इसी विषय पर। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। वरिष्ठ पत्रकार लेखक संजीव पांडे साहब हमारे साथ बहुत लंबे अंतराल के बाद एपिसोड में हैं। हरियाणा में ही रहते हैं। इनकी पत्रकारिता हरियाणा, पंजाब विशेष रूप से बहुत ही मुखर पत्रकारिता रही है और इनसे समझते हैं कि आखिर जो मल्टी कॉर्नर हमने एक बैकग्राउंड दी कि इस चुनाव में क्या होगा, क्या आर पार चुनाव होगा या सब इधर उधर बटेगा, क्या होगा। संजीव जी, स्वागत है जी। देखिए, ओवरऑल मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट सिर्फ वो दिख रहा है। लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आमने सामने की है और 2-4 सीटों को अगर छोड़ दिया जाए जो निजी रूप से ओम प्रकाश चौटाला या दुष्यंत चौटाला के प्रभाव वाले इलाके हैं, बाकी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की भी सीधी लड़ाई है। और इस लड़ाई में जो मल्टी कॉर्नर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी हालत बहुत अच्छी है। वो कैंपेन में भी टिक नहीं पा रहे हैं और जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला का ग्रामीण इलाकों में विरोध हो रहा है, जो पिछले 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बनकर काम करते रहे, जिस ढंग से उनका विरोध हो रहा है उस हिसाब से उनका अपना कोर वोट बैंक भी टूट चुका है, कांग्रेस की तरफ वापस जा रहा है। और खास करके हिसार, जींद, जिस बेल्ट में चौटाला फैमिली का प्रभाव है, सिरसा, तो वहां पे जो दुष्यंत चौटाला ने जो पिछले चुनाव में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, ओम प्रकाश चौटाला के समर्थकों का एक बहुत बड़ा तबका वो अपने साथ ले गए थे, वो अब उनके साथ नहीं है। और ग्रामीण इलाकों में जब वो चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, जोरदार विरोध हो रहा है। तो मान के चलिए कि मल्टी कॉर्नर जो बात हो रही है वो मल्टी कॉर्नर है नहीं। लड़ाई सीधी साथ जाने से क्या इम्पैक्ट? कोई नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं है हरियाणा के अंदर। दलित वोटर जो है वो कांग्रेस के साथ जा रहा है। दलित वोटर तो थोड़ा बहुत बीएसपी और चंद्रशेखर अगर तोड़ेंगे भी तो उसका लाभ ऑटोमेटिक है कि आप जानते हैं कि जो कांग्रेस की तरफ जाता हुआ वोट अगर टूटेगा तो उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा, जो भाजपा चाहती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2%, 2.5% वोट से ज्यादा इनकी हैसियत है। रिजल्ट आ जाने दीजिए, रिजल्ट के समय में पता चल जाएगा कि जो दुष्यंत चौटाला
और चंद्रशेखर का गठबंधन, अभय चौटाला और बहन जी के गठबंधन, दोनों की राजनीतिक हैसियत पता चल जाएगी। रिजल्ट अब ज़्यादा टाइम है नहीं, 5 को चुनाव होगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा। हरियाणा के अंदर ये लगभग हाशिए पे जा चुके हैं, अपने अपने एक एक दो विधानसभा के गढ़ बचाने के चक्कर में है। विधानसभा पहुंचने की जुगत में इनकी लड़ाई हो रही है, सरकार बनवाने की अब इनकी कोई हैसियत नहीं रही है। यह है कि एक दो लोग खुद, जो राजनीतिक हैसियत इनकी है कि खुद चुनाव जीत के विधानसभा में पहुंच जाए, उसके लिए अब चौटाला परिवार संघर्ष कर रहा है। और हालात यह है कि दुष्यंत चौटाला चुनाव हार सकते हैं। वहां पे उनकी लड़ाई विजेंद्र सिंह से है, जो हिसार के सांसद थे, वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, भाजपा से वापस कांग्रेस में आ गए हैं, पुराने कांग्रेसी हैं। तो मेरा ये मानना है कि लड़ाई क्लियर कट कांग्रेस बीजेपी के बीच है। कांग्रेस का अपर हैंड है, इसमें कोई शक नहीं है, कांग्रेस आगे है। और बेसिक जो मुद्दा एक है कि हरियाणा में कास्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जाट नॉन जाट फैक्टर है, ओबीसी भी वोट जाटों के अगेंस्ट पहले पड़ता रहा है, दलित वोट भी जाटों के अगेंस्ट पड़ता रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो 10 साल का जो मिशरूल है, जिसमें बेरोजगारी में हरियाणा इस समय बहुत अव्वल आगे पहुंच चुका है। भर्तियों के नाम पे टोटल 40-45 हजार 50 हजार भर्तियां हुई, 2.5-3 लाख पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कल कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इसकी घोषणा करी है कि हम ओपीएस देंगे। कांग्रेस की जो कल मैनिफेस्टो आया है उसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ओपीएस है, एक इंपॉर्टेंट बात फसलों की लीगल गारंटी है। बाकी पेंशन की बढ़ोतरी तो नॉर्मल उन्होंने कहा ही है, नौकरियों में कहा है कि जो पोस्टें खाली है हम भरेंगे, ये तमाम घोषणाएं उन्होंने करी हैं। 2.5-3 लाख 3.5 लाख जो भी 2 लाख 2.5 लाख पोस्टें खाली है उसको भरेंगे। महिलाओं को 2,000 रुपये का कुछ आर्थिक सहायता, फिर उसके बाद क्या कहा जाता है अपना फ्री इलाज के लिए 25 लाख रुपए। आज भारतीय जनता पार्टी ने देखा देखी उसका 10 लाख रुपया घोषणा करी है। महिलाओं के लिए 21,000 रुपए का अनुदान की बात करी है। लेकिन सवाल यह है कि आयुष्मान भारत जो भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी योजना थी, हरियाणा में पिछले 1 साल से डिफंक्ट पड़ा हुआ है, 1.5 साल से 300-350 करोड़ रुपया अस्पतालों का भुगतान नहीं हुआ। और जो 5 लाख की जो गारंटी थी आयुष्मान भारत की इलाज के लिए, वही हरियाणा में बीजेपी लागू नहीं कर पाई। तो कल जो कांग्रेस ने घोषणा करी है उसका देखा देखी भाजपा ने 5 से 10 लाख किया है, कांग्रेस ने तो 25 लाख की बात करी है। तो ये जो सारी बातें आ रही है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, आईएमटी की स्थापना, अब 10 साल में आईएमटी एक भी भाजपा के राज में नहीं बना। कांग्रेस के राज में 6 आईएमटी जरूर बने थे। 10 साल में भाजपा ने एक आईएमटी नहीं बनाया, लेकिन अब कह रही है कि हम 8 और 10 आईएमटी बनाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की घोषणाएं जो है, कल कांग्रेस की घोषणा के बाद देखा देखी भाजपा ने भी कई घोषणाएं करी है, लेकिन भाजपा की चूंकि क्रेडिबिलिटी इतनी डाउन जा चुकी है 10 सालों के अंदर कि मुझे नहीं लगता कि जातीय आधार पे अगर थोड़ा बंटवारा होगा तो भारतीय जनता पार्टी का बचाव होगा। डेवलपमेंट, एमएसपी, बेरोजगारी, इन सारे मसलों पे हरियाणा में भाजपा पूरी तरह से पिछड़ रही है। और जिस ढंग से भाजपा में बगावत हुई है इस बार टिकटों को लेकर, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने छोड़ी पार्टी को, तो उससे समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अब वो हैसियत नहीं है। जो प्रदेश में सरकार 2 बार बनाने में हरियाणा में असंभव को संभव कर दिखाया था, लेकिन बात वही थी कि सिर्फ बात करना, जमीन पे सारी योजनाओं में कोई वो घोषणाएं ही नहीं, और बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार का भी एक बड़ा इशू है हरियाणा के अंदर। शहरों की सड़कें टूटी हुई है, शहरों की हालत बहुत खराब है, बिजली महंगी है। आप दिल्ली में जो बिजली दे रहे हैं उससे डबल रेट आप हरियाणा के अंदर बिजली देते हैं। तो ये सब सारे फैक्टर काम कर रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी और ग्रामीण इलाकों में भाजपा के नेताओं को घुसने में बहुत दिक्कत आ रही है। किसान बहुत जबरदस्त इनके खिलाफ हैं। अनिल विज का विरोध हुआ, कुलदीप बिश्नोई जो अपने मजबूत गढ़ आदमपुर में भी पीछे गए तो गाँव में किसानों ने जोरदार विरोध किया। जो भजन लाल का एक सुरक्षित गढ़ 1970 के दशक से वो सीट कभी भजन लाल की फैमिली ने वहाँ पे हमेशा जीत ही हासिल करी है। वहाँ पे जिस ढंग से कुलदीप बिश्नोई के काफिले का विरोध किसानों ने किया, जिस ढंग से दुष्यंत चौटाला का किसान विरोध कर रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और ग्रामीण इलाकों में हालत बहुत खराब है। भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीद है अहिरवाल बेल्ट से है। यादव बेल्ट जो है, राव इंद्रजीत सिंह जो है मजबूत नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, उनके कहने पे 6-7 टिकटें भी भाजपा ने दी है। तो इस इलाके से भाजपा को उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे,
यादव वोट उनको पड़ेगा, अभी भी यादव वोट पड़ेगा, थोड़ा सा एंटी मुस्लिम ध्रुवीकरण भी होता है गुड़गांव, नूह, मेवात के बेल्ट में। लेकिन बाकी नॉर्थन हरियाणा से लेके अगर आप बात करें पंजाब बॉर्डर पे जो वेस्टर्न हरियाणा है और बाकी जीटी रोड बेल्ट में बीजेपी की हालत कांग्रेस के मुकाबले खराब है। संजीव जी, अभी सैनी वहां पर मुख्यमंत्री हैं और हरियाणा में सैनी एक बड़ा समुदाय है और समृद्ध भी है, क्या फैक्टर रहेगा? देखिए, कास्ट फैक्टर हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट है, लेकिन सैनी फार्मर भी हैं, हमें ये भी समझना पड़ेगा। सिंह सैनी को तो अभी 3-4 महीने पहले बनाया गया, नहीं तो खट्टर ही थे अभी तक। तो सवाल ये है कि भाजपा का जो ओबीसी वोटों पे डिपेंडेंसी है, तो ओबीसी वोटरों को भी जॉब में नुकसान हुआ है, सरकारी नौकरियां तो उनको भी नहीं मिली हैं, सरकारी नौकरियां जिस ढंग से पोस्टें खाली रही हैं, सरकारी कर्मचारी वो भी हैं, ओपीएस ना होने का नुकसान उनको भी है। और दूसरा नॉर्दर्न हरियाणा में जैसे यमुनानगर हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, माला हो गया, इस बेल्ट में सैनी काफ़ी हैं, करनाल के पास सैनी है, तो इस इलाके में सैनी एक समृद्ध किसान वर्ग भी है। और किसानों को लेकर तो भाजपा की रणनीति रही है, और भाजपा जिस ढंग से किसान विरोधी रणनीति में भारतीय जनता पार्टी काम करती रही है, उसके कारण सैनियों में भी बहुत बड़ा एक तबका सैनी के खिलाफ है। और तो और नायब सिंह सैनी पीछे जिला परिषद का चुनाव हुआ था तो अपने गांव में ही हार गए थे, शायद इनकी पत्नी ही चुनाव लड़ रही थी और हार गई थी चुनाव अपने गांव में। तो इससे पता चलता है कि अगर सैनी बिरादरी में इतना होता तो कम से कम सैनी थी इनको पत्नी को वोट देती। तो ये जो सारी स्थिति है, इन परिस्थितियों में थोड़ा सा कास्ट का बैरियर टूट रहा है। मैं नहीं कहता कास्ट का बैरियर नहीं है, लेकिन कास्ट का बैरियर टूट रहा है। बेरोजगारी, किसानी, मजदूरी, ये सब इश्यूज ऐसे इशू है जिसके कारण दिक्कत आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। और ओबीसी वोटों में भी भारतीय जनता पार्टी का जो एक पूरा का पूरा जो डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं इस बार नुकसान करेगा और वो कांग्रेस की तरफ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। ये 20 सूत्री जो उन्होंने डाला है अभी घोषणा पत्र में बीजेपी ने, कांग्रेस क्या करेगी नहीं करेगी वो बाद में देखें, लेकिन 10 साल तक ये शासन में रहे तो इसमें बहुत बड़े बड़े मुद्दे नहीं हैं, तो क्या 10 साल में क्या उपलब्धि रही, कुछ बना नहीं? नहीं, अब देखिए 10 साल में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कल कांग्रेस के आने के बाद जैसे बीजेपी ने कहा कि हम, कांग्रेस ने कहा कि हम 2000 देंगे, बीजेपी कह रही है हम 2100 देंगे। तो बीजेपी की तो सरकार थी, पहले ही 2100 कर देते, ठीक है कि नहीं। आईएमटी कहा है कि हम 10 आईएमटी, बीजेपी ने कहा है कि हम बनाएंगे। पिछले 10 सालों में एक भी आईएमटी नहीं बनाया। जो इंडस्ट्रियल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तो लाडली योजना चल ही रहा है। हाँ, और नहीं, 6 आईएमटी बनी है, 6 आईएमटी ऑलरेडी पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, हुड्डा के शासन में 6 आईएमटी बना था। बीजेपी ने एक भी आईएमटी नहीं बनाया। अब 10 साल बाद करिए हम 10 आईएमटी बनाएंगे, जैसे इनका स्मार्ट सिटी है वैसे आईएमटी बन जाएगा कागजों में। इसी ढंग से आयुष्मान योजना की बात हुई, कांग्रेस ने कहा कि हम फ्री इलाज के 25 लाख रुपए देंगे, भाजपा ने आज कह दिया कि हम 5 की जगह 10 लाख देंगे। हरियाणा में पिछले 1 साल से आयुष्मान योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा, क्योंकि हॉस्पिटलों को जिन्होंने इन पैनल थे उनको इन्होंने पेमेंट नहीं दिया। 350 करोड़ रुपए की देनदारी सरकार की बनी हुई है और हॉस्पिटलों ने इलाज रोक दिया। तो अब 5 लाख रुपए का तो भुगतान कर नहीं पाए हॉस्पिटलों को आयुष्मान भारत का। अब आप कह रहे हैं कि हम 10 लाख देंगे, कैसे लोग भरोसा करें। अब और एक देखिए, फसलों के एमएसपी आप कह रहे हैं हम देंगे, किसान कह रहे हैं ठीक है आप दीजिए, लीगल गारंटी दे दीजिए, मना कहाँ कर रहे हैं किसान, लेकिन लीगल गारंटी आप देने को तैयार नहीं है। तो कागजों में भी यही बात कर रहे हैं कि आप फसलों को एमएसपी देंगे, हम 24 फसलें एमएसपी खरीदेंगे। हरियाणा में ऑलरेडी 2-3 फसलें एमएसपी भी खरीदी जाती है, 24 फसलें तो हरियाणा में होती नहीं है। जिन 24 फसलों का दावा कर रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। गेहूं और चावल की गारंटेड खरीद है, बाजरा की गारंटेड खरीद है, यही सब गारंटेड खरीद है, वो पहले से हो रही है। किसान कहता है हमको लीगल गारंटी दे दो, वो देने को तैयार नहीं है। तो एमएसपी तो बहुत सालों से देश में लागू है, 1970 के दशक से लागू है, तो कौन से 24 के 24 एमएसपी 24 फसलों पे मिल रहा है। जो लीगल गारंटी की मांग है उस पर बात फंसती है। कांग्रेस तो ने कहा है कि हम लीगल गारंटी देंगे हरियाणा के अंदर कम से कम। अब देखिए कि सरकार कह रही है कि हम 2 लाख सरकारी नौकरी भी अब देंगे, एक बोलने लगे। मतलब वो मान रहे हैं कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख पोस्टें खाली है, मतलब 10 साल में आपने पोस्टें भरी नहीं। 25 से 30 हजार पोस्टें आपने टोटल पिछले 5 साल 10 साल में भरी है। अब कह रहे हैं हम 2 लाख की नौकरी भी दे देंगे। तो पिछले 1 साल 2 साल में आपको इन नौकरियों को देने से किसने रोका था?
अब इस बात पे कौन भरोसा करे। अब आप देखिए कि कह रहे हैं कि हम प्लाट देंगे गरीबों को। कांग्रेस ने 10 साल में शासन में जब थी तो कांग्रेस 100-100 गज का प्लाट दलितों को फ्री देती थी ग्रामीण इलाकों में। शहरों में भी आवास योजना थी। तो दोनों योजनाएं बीजेपी ने रोक दी थी, खत्म कर दी थी। अब कह रही है कि हम फ्री में प्लाट देंगे। 10 ईयर्स में आपने जो कांग्रेस की योजनाएं थी प्लाट देने की, उसको बंद कर दिया आपने। 100 गज का प्लाट कांग्रेस देती थी, रूरल एरिया में दलितों को देती थी, इकोनॉमिक वीकर को भी देती थी, शहरी इलाकों में भी लोगों को आवास योजना के तहत घर मिलता है, वो तो सारा रुका हुआ है हरियाणा के अंदर। तो ये जो मतलब कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम ये घोषणा करेंगे, ये सब करेंगे, और ये तो मतलब मेन मैंने बातें करी हैं। अग्निवीर को लेकर भी है बहुत बड़ा मसला, जो मैंने कहा कि अग्निवीर एक बहुत बड़ा इशू है हरियाणा के अंदर। उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के जाट तो ऐसे ही खिलाफ हैं। जो यादव सपोर्टर थे वो भी नाराज हैं। साउदर्न हरियाणा के यादव बीजेपी के साथ थे, लेकिन अग्निवीर योजना के कारण बहुत ज्यादा वो परेशान है, क्योंकि यादवों के बच्चे बहुत ज्यादा फौज में जाते थे सिपाही के तौर पे, और अग्निवीर के कारण सबसे ज्यादा डेंट साउदर्न हरियाणा के यादवों को भी पड़ा है। बहुत अच्छी संख्या होती थी। नारनौल से लेके रेवाड़ी तक कोचिंग सेंटर्स थे फौज में भर्ती के। सारे कोचिंग सेंटर का हाल बेहाल हो गया, क्योंकि सिलेक्शन ही रुक गई। 4-4 साल का सिलेक्शन है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है हरियाणा के अंदर, जिससे बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा हिरवाल बेल्ट में जहां से बीजेपी को बहुत उम्मीद है। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। जब घोषणा पत्र में जो तमाम बातें आप कर रहे हैं, और ये भी सवाल आज उठाया है कई लोगों ने कि आप ओपीएस क्यों लागू नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने ओपीएस कराया तो आपको भी ओपीएस की बात करनी चाहिए थी। तो आपने यूपीएस कर दिया है। यूपीएस से कर्मचारी संतुष्ट नहीं है हरियाणा के अंदर, 2.5-3 लाख जो कर्मचारी हैं। प्लस जो सबसे बड़ी बात है कि ओबीसी को लेकर जो घोषणाएं हो रही है, तो वो भी एक इशू है कि आप कास्ट सेंसस क्यों नहीं करा रहे हैं। अगर इतना ज्यादा ओबीसी के आप दलित का कास्ट सेंसस होता है, ओबीसी का कास्ट सेंसस की जब बात आ रही है, दलित का भी रुका हुआ है। वोट चाहिए हरियाणा में, ओबीसी को वोट चाहिए, क्योंकि जाट तो अब कांग्रेस को वोट करते नहीं है, भाजपा को। तो अगर ओबीसी का वोट भाजपा को चाहिए तो कास्ट सेंसस पे बीजेपी चुप है। कास्ट सेंसस पे बीजेपी क्यों नहीं बोल रही है, ये भी एक मसला उठा है आज। तो ये सब तमाम मसले हैं हरियाणा के अंदर। संजीव जी, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। हाँ। और खास हरियाणा चुनाव के समय वापस आए। उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, क्या कुछ दम है? नहीं, देखिए, कुछ इंडिविजुअल कैंडिडेट जैसे चुनाव लड़ते हैं, छोटा विधानसभा क्षेत्र होता है, तो इंडिविजुअल कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग जहाँ पे होता है वहाँ पे तो अफेक्ट करता ही करता है। अब वो अफेक्ट का लाभ कौन ले जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बाद बाय एंड लार्ज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा में वैसा कुछ है नहीं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे चौटाला का, या दुष्यंत चौटाला का बात कर रहे थे, अभय चौटाला की बात कर रहे थे, क्योंकि ये पहले शासन में रहे हैं। केजरीवाल कभी हरियाणा में शासन में रहे नहीं है, तो कुछ कैंडिडेट इनके पास मजबूत हैं भी, लेकिन वो जीतने की स्थिति में है, मुझे इस पे अभी शक है। वो थोड़ा बहुत वोट काट सकते हैं, उसका नुकसान किसको होगा देखने वाला होगा। कांग्रेस को भी नुकसान हो सकता है, और उसका नुकसान बीजेपी को भी हो सकता है। अर्बन एरिया में अगर केजरीवाल का मजबूत कैंडिडेट होगा तो बीजेपी का वोट काटेगा, क्योंकि केजरीवाल के पास पंजाबी भी हैं, केजरीवाल के पास बनिया भी हैं, जो समान रूप से बीजेपी को वोट कर रहे थे। तो एक केजरीवाल जो है चुनाव में उतरे जरूर हैं, समझौते की बातचीत चली थी, किसी कारणवश नहीं चढ़ पाया, क्योंकि कांग्रेस जितना सीटें देना चाह रही थी उतने वो राजी नहीं थे, तो चुनाव लड़े हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज मैं फिर कह रहा हूँ कि हरियाणा में पोलराइज हो चुका है वोट, दो साइड में। अच्छा, इधर उधर नहीं होगा। कोई इंडिविजुअल कैंडिडेट कहीं पे बहुत मजबूत होगा, अपने व्यक्तिगत प्रभाव से वोट ले जाएगा। विधानसभा में व्यक्तिगत प्रभाव काम कर जाता है। तो गिने चुने कैंडिडेट चौटाला के भी होंगे, गिने चुने कैंडिडेट चंद्रशेखर आजाद के भी होंगे, गिने चुने कैंडिडेट बहन जी के भी होंगे, गिने चुने अभय चौटाला खुद ही होंगे। अभय चौटाला खुद ही प्रभावी हैं, उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ रही है, वो भी प्रभावी है। गोपाल कांडा अपने में प्रभावी हैं, जो है इंडिविजुअल कैंडिडेट है गोपाल कांडा, जो सिरसा से जीतते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल कैंडिडेट तो प्रभावी होंगे। पार्टी एंगल पे अगर आप कहते हैं तो पार्टी एंगल पे वोटर पोलराइज है, या तो बीजेपी के साथ है या कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस का ऊपर है। अब उसमें है कि केजरीवाल साहब कहीं 1500 वोट काट दे, कहीं 2000 वोट काट दे, मार्जिन पे कहीं लड़ाई हो जाए। पिछली बार कांग्रेस 10-12 सीटें जो है 500-700 हजार वोटों से हार गई। तो अगर मार्जिन पे वोटें कटेगी, अगर
तो उसमें किसी का भी नुकसान हो सकता है, बीजेपी का भी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल वोटरों का पोलराइजेशन साफ साफ दिख रहा है, या तो बीजेपी के साथ है या तो कांग्रेस के साथ है। वोटरों का पोलराइजेशन साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल संजीव जी, शैलजा और हुड्डा ये खटपट चल रहा है, इसका क्या क्या है मामला, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हरियाणा देखिए, में ये पॉलिटिक्स? खटपट कोई नया नहीं है, ये तो पिछले पुराना 15 है। सालों से खटपट है, बहुत पुराना है। शैलजा भी एक सीनियर लीडर है, कई बार की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं, नरसिंह राव गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी थी वो। तो हुड्डा से वो कम सीनियर नहीं है, हुड्डा के ही बराबर है वो भी। लेकिन ये है कि हुड्डा चूंकि कास्ट लाइन पे, चूंकि हरियाणा में जाट जो है डोमिनेट करते हैं, 27% जाट हैं, तो भजन लाल के विकल्प के रूप में जब चुना गया था तो हरियाणा में एक जाट सीएम को चुना गया, और हुड्डा ने 10 साल में अपनी पकड़ हाईकमान में बनाई। उस हिसाब से शैलजा भी हाईकमान के नजदीकी हैं, लेकिन हुड्डा कहीं ना कहीं शैलजा पे प्रिवेल दो कारणों से कर जाते हैं कि एक तो 10 साल सीएम रहे, तो हाईकमान की मर्जी से बहुत सारे काम हरियाणा के अंदर हुए, तो ऑटोमेटिकली जो 10 साल सीएम रहेगा और हाईकमान का काम होगा तो हाईकमान के नजदीक होगा। सेकंड, कास्ट फैक्टर भी काम करता है, और फाइनेंशियली भी जो हुड्डा है वो स्ट्रांग है, और पार्टी में फाइनेंस बड़ा मायने रखता है, ये भी आप मान के चलिए। शैलजा उनके मुकाबले उतनी स्ट्रांग नहीं है। शैलजा के साथ प्लस पॉइंट है, कुछ दलित हैं, दलितों में जो सबसे ज्यादा संख्या में हरियाणा में जाटव हैं उस बिरादरी से बिलोंग करती हैं, इनके पिताजी भी लीडर रहे हैं, तो ये एक फैक्टर इनके सपोर्ट में है। और देश के टॉलेस्ट कांग्रेस के अंदर जो दलित लीडरशिप में से एक है। दोनों की लड़ाई आज भी है, बेशक चाहे दोनों जितना कहें कि हम लोग पार्टी लाइन पे एक हैं, इकट्ठे हैं, लड़ाई है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जमीन पे फिलहाल पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जमीन पे लोग भाजपा से इतने त्रस्त हैं इस समय कि न शैलजा के बंदे हुड्डा को हराने को तैयार है, न हुड्डा के बंदे शैलजा के कैंडिडेटों को हराने को तैयार है। ऐसे प्रिवेल तो हुड्डा ही ज्यादा किए हैं, ज्यादातर उनके समर्थकों को टिकटें मिली है। शैलजा और रणदीप सुरजेवाला जो हुड्डा विरोधी जो कैंप है, उनको कम टिकटें मिली है, कहते हैं 8-8, 9 टिकटें दोनों को मिली हैं, और सुरजेवाला को तो 4 या 5 टिकट मिला है, उसमें उनके अपना बेटा है। और शैलजा ने अपने समर्थकों को टिकट अम्बाला में, यमुनानगर में, सिरसा, हिसार में अपने समर्थकों को टिकट दिलवाया है। लेकिन अल्टीमेट हुड्डा को ज्यादा सीटें मिली हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 50-60 से ज्यादा हुड्डा के समर्थक हैं, जहाँ पे हुड्डा मतलब जहाँ पे वीटो लगा, हुड्डा के लोगों को टिकट मिला। 7-8 टिकटें हाईकमान के भी लोगों को मिली है, जो हाईकमान से सीधा वहां पहुंचे हैं। यंग लोगों को भी टिकट दी गई है इस बार। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन शैलजा और हुड्डा की लड़ाई जो है वो पुरानी है, वो आगे भी रहेगी। और शैलजा भी एक संभावित उम्मीदवार सीएम के हैं, आज भी आउटराइटली आप ना नहीं कर सकते। दरअसल कांग्रेस के साथ अब दिक्कत ये आ रही है कि हरियाणा अकेला एक स्टेट है जहाँ जाट डोमिनेटेड स्टेट है। राजस्थान में जाट सीएम आज तक हो नहीं पाया, एक बार परशुराम मदराना बनते बनते रह गए थे, और फिर उसके बाद कोई भी जाट सीएम नहीं बन पाया। तो हरियाणा के अंदर जाट सीएम बंसीलाल भी रहे हैं, चौधरी देवीलाल भी रहे हैं, हुड्डा भी रहे हैं, कहने को तो भजन लाल भी बिश्नोई थे, लेकिन जाट कम्युनिटी से ही कहते हैं कि वो बिलोंग करते थे। तो जाटों का एक दबदबा हरियाणा के अंदर रहा है। लेकिन कांग्रेस के अंदर दो चीजें एक से मायना अभी फैक्टर काम कर रहा है, एक तो सोशल जस्टिस, और कांग्रेस जिस ढंग से लगातार शेड्यूल कास्ट वेलफेयर की बात कर रही है, राहुल गांधी हर भाषणों में बोलते हैं, तो राहुल गांधी के सामने एक बड़ी अजीब सी परिस्थिति होगी कि कांग्रेस अगर पावर में हरियाणा के अंदर आती है तो एक तरफ 27% जाटों का प्रेशर होगा। कांग्रेस ने टिकटें भी 27 जाटों को दिया है, सबसे ज्यादा जाट को टिकट कांग्रेस से मिला है। एक तरफ जाट विधायकों का प्रेशर होगा, दूसरी तरफ उनका जो सोशल जस्टिस का जो प्लैंक है, जो लगातार वो कह रहे हैं कि हम दलित सेक्रेटरी की बात करते हैं, दलित आईएएस की बात करते हैं, तो जब एक मौका आएगा कि दलित सीएम जब आप बनाने की बात आएगी तो क्या एक दलित सीएम हरियाणा को देंगे? क्योंकि अभी देश भर में मेरे हिसाब से किसी भी राज्य में दलित सीएम नहीं है। ट्राइबल आबादी में 7.5% है, लेकिन 3 राज्यों पे शासन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी ट्राइबल सीएम है, भाजपा ने दे रखा है। झारखंड में ट्राइबल सीएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और उड़ीसा में भी भाजपा ने एक नया प्रयोग किया कि फर्स्ट टाइम उड़ीसा के इतिहास में, फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम, इससे पहले हेमानंद बिस्वाल भी हुए थे, ट्राइबल सीएम दिया है। तो दलित आबादी में भी एक कहीं ना कहीं एक है कि हमारा भी एक मुख्यमंत्री होना चाहिए देश के अंदर। और चूंकि बीजेपी ने तो एक ट्राइबल दे रखा है, 2 ट्राइबल सीएम दे रखा है, दलित सीएम शायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश भर में कहीं नहीं है। तो कांग्रेस के पास जब मौका आएगा, कांग्रेस ने जैसे हिमाचल में मौका आया तो राजपूत सीएम है, कर्नाटक में ओबीसी हैं, शायद गडेरिया बिरादरी से हैं, कुरुबा जाति से हैं,
और इसी ढंग से कांग्रेस का शासन और कहाँ है, जिन जिन स्टेटों में कांग्रेस है, मुझे नहीं लगता है कांग्रेस के कहीं पे दलित सीएम कांग्रेस की तरफ से है। नहीं, तो हरियाणा में संभावना पूरी बनी हुई है। पंजाब में था तो पंजाब में दलित सीएम कांग्रेस ने प्रयोग किया था, आपको याद होगा चन्नी को सीएम बनाया था। और पंजाब में तो सबसे ज्यादा दलितों का हक बनता है सीएम बनने का, अगर देखा जाए तो, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से 30% दलित है पंजाब के अंदर। और पंजाब में सिर्फ एक बार आज़ादी के बाद एक बार वो ओबीसी ज्ञानी जैल सिंह सीएम बने थे, और दूसरे बार चरणजीत चन्नी सीएम बने। जाट जबकि हरियाणा के मुकाबले वहाँ कम है, जट सिख वहाँ पर 18 से 20% ही है पंजाब के अंदर, लेकिन सामान्य रूप से पॉलिटिकली प्रिवेल करते रहे हैं बाकियों पे, और चीफ मिनिस्टर हमेशा वहाँ पे जट सिख ही रहे हैं, अगर चन्नी साहब और ज्ञानी जैल सिंह को अगर आप माइनस कर दे तो कांग्रेस ने एक परंपरा तोड़ी पंजाब के अंदर, एक दलित सिख को सीएम बना के। आम आदमी पार्टी में भी देखिए, आम आदमी पार्टी भी पहले सोच रही थी परंपरा तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ नहीं पाएगी। तो फिलहाल अभी वहाँ पे जट सिख सीएम है पंजाब आम आदमी पार्टी में भी। तो कांग्रेस के पास एक मौका आएगा हरियाणा के अंदर कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस दलित सीएम बना है, लेकिन वही है कि जाट सीएम का प्रेशर पड़ेगा, और जाट भी एक इम्पोर्टेंट कास्ट है, राजस्थान के अंदर है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर है, हरियाणा के अंदर भी है। तो ऐसे में कांग्रेस कैसे फैसला लेगी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा? शैलजा का कद बहुत बड़ा है, शैलजा कोई बहुत छोटी मोटी लीडर हम नहीं मान सकते। अगर देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर तो टॉप के दलित लीडर्स में से 5 में से दूसरे तीसरे नंबर पे शैलजा का नाम आता है। अगर खड़गे साहब का नाम को हटाने के बाद मुकुल वासनिक भी से भी बड़ा कद आज की डेट में मैं शैलजा का मानता हूँ, मुकुल वासनिक से भी बड़ा कद मानता हूँ। तो देखिए इलेक्शन के बाद क्या होता है, मुझे तो लगता है कांग्रेस पावर में आ रही है, लेकिन और मुझे लगता है कि इनका आपसी विभाजन का भी, गुटबाजी का भी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। गुटबाजी जितना इधर होगा उतना ही बीजेपी के अंदर भी एक दूसरे को हराने में लोग लगे हुए हैं, वो बराबर हो जाएगा सारा कुछ। तो ऐसे में जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, जैसे चौटाला साहब हैं, चौटाला के 2 फैमिली और इधर 2 दलित लीडरशिप है, जाट जाटो जो गठबंधन है हरियाणा के अंदर हुआ है, मैं इसको बोलूंगा एक जाट जाटो गठबंधन, कि सामान्य रूप से जमीन पे जातियां एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करती, जाटों की जाटों से नहीं बनती, जाटों की जाटों से नहीं बनती। रूरल एरिया में एक हमेशा टेंशन रहता है इनका। लेकिन एक नया प्रयोग है कि बहन जी जाटव हैं और ओम प्रकाश चौटाला जाट हैं, तो जाट जाटो गठबंधन एक इधर भी हुआ है। उसी फैमिली में दुष्यंत चौटाला जाट हैं, चंद्रशेखर आजाद जाटव हैं, तो उधर भी जाट जाटो गठबंधन है। तो जाट जाटो गठबंधन जो 2 गठबंधन जाट जाटों का है, तो कितना अफेक्ट करेगा भाजपा और कांग्रेस को, ये तो 5 तारीख का वेट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ना जाट दुष्यंत चौटाला के साथ इस समय है, ना ओम प्रकाश चौटाला के साथ है, वो तो 100% पोलराइज हो गए कांग्रेस की तरफ। और जाटव भी जो एक प्रभाव किसी जमाने में मायावती के है वो खत्म हो चुका है, वो भी वापस कांग्रेस की तरफ अपना ट्रेडिशनल सिस्टम में लौट रहे हैं। तो लेकिन बाकी हम लोग कोई ज्योतिषी तो है नहीं जो हम लोग थोड़ा सा सिचुएशन देख के ही बता रहे हैं। तो हरियाणा के अंदर जो एक नया प्रभाव है कि 2 जाट जाटों जो गठबंधन बना है, वो क्या भविष्य में गुल खिलाएगा, ये 5 तारीख के बाद पता चल जाएगा कि ये गठबंधन बेमेल था। सामाजिक रूप से तो बेमेल है, लेकिन पॉलिटिकली कितना ये फ्रूटफुल रहेगा, ये टाइम से पता चलेगा। शुक्रिया संजीव जी, बहुत शानदार बातचीत के लिए। तो जाट जाटव गठबंधन का भविष्य 5 तारीख के बाद पता लगेगा कि वाकई गठबंधन खाली दलों का हुआ है कि दिलों का भी हुआ है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। शुक्रिया सर, थैंक यू। नमस्कार।